अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं डॉक्टर हुमा अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक ऑटिज़म है। ऑटिज़म जिसे एएसडी भी कहा जाता है। इसके अलावा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एसीडी मीन्स ये अगर इसके बारे में बात करूँ तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है, यानी नर्व से और ब्रेन से ताल्लुक़ होता है इसका। और ग्रुप ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, यानी काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ मिल के ये बनती हैं और परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी इसे कहा जाता है। इस प्रॉब्लम का ताल्लुक सोशल लाइफ से है, जिसमें क्या है कि पेशेंट का बिहेवियर और उसकी कम्युनिकेशन पर असर होता है। इट्स अ डिसेबिलिटी जिसमें डिसेबिलिटी की टाइप कह सकते हैं आपके, जिसमें मरीज़ को फुल टाइम केयर की ज़रूरत होती है, एक फैसिलिटी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए ऐसे पेशेंट को। ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि ये असेस करना भी उनके लिए यानी पॉसिबल नहीं होता कि व्हाट द पीपल थिंक और फील, यानी वो ये चीज़ असेस ही नहीं कर सकते लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं या क्या फीलिंग्स रखते हैं। समटाइम पेशेंट्स को ब्राइट लाइट्स की वजह से भी प्रॉब्लम बनती है। ऐसे पेशेंट लाउड नॉइसेस को भी नहीं सरवाइव कर पाते और अनकंफर्टेबल चीज़ें जो हैं उनके लिए हो जाती हैं। लाइक दिस कि इनके लिए अनफेमिलियर सिचुएशंस जो हैं वो टैकल करना पॉसिबल नहीं होता, इनका ब्रेन इस काबिल नहीं होता और सोशल इवेंट्स भी इनके लिए डाइजेस्टेबल नहीं होते। मींस कि इतनी सारी गैदरिंग, इतने सारे लोगों को टैकल करना, उनकी बातचीत को समझना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी भी बात को समझने में इन्हें कुछ टाइम ज़्यादा लगता है। ये प्रॉब्लम मोस्टली बॉयज़ में ज़्यादा मिलती है, यानी इसकी रेशियो ज़्यादा होती है देखने में। 4.3 टू 1 बॉय टू गर्ल इसकी रेशो है, यानी जहाँ 4.3 जो बॉय होंगे तो वहाँ एक गर्ल होगी। ठीक है। अच्छा, ऑटिज़म के हवाले से मैं बात कर रही थी तो इसकी सब टाइप्स भी होती हैं। उसमें एक टाइप में ऐसा होता है कि कभी तो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होती है और कभी नहीं भी होती, और यानी कि ज़हानत पर असर होता है और कभी नहीं भी होता। इसी तरह से कभी कभी लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होती है और कभी नहीं भी होती, मतलब कि बोलने में, स्पीच में प्रॉब्लम आता है और कभी नहीं भी आता। समटाइम आप देखते हैं किसी पेशेंट को तो उसमें किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ऐसा होता है, या किसी मेडिकल कंडीशन के साथ हो सकता है ये, या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व होता है, और समटाइम ऐसा नहीं भी होता। कभी तो न्यूरो डेवलपमेंटल या फिर मेंटल बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं, ऐसा होता है, और कभी कैटाटोनिया के साथ पेशेंट आता है। हम बात करते हैं इसकी सिम्टम्स के बारे में। कुछ आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूँगी कि ये अर्ली चाइल्डहुड में ही पता चल जाता है कि कोई पेशेंट जो है एएसडी का पेशेंट है या ऑटिज़म का पेशेंट है। आप इसको अगर कीनली ऑब्ज़र्व करें तो 12th मंथ से 24th मंथ की एज तक पेशेंट को, बच्चे को आप देखते हैं, कभी तो सिम्टम्स पहले ही डेवलप कर जाती हैं, लेकिन कभी बाद में ऐसा होता है। मार्केटली ऐसा होता है कि डिले इन लैंग्वेज होता है। आप इनमें जो एक ख़ास साइन देखेंगे कि बच्चा बोलना देर से स्टार्ट करता है, उसकी सोशल डेवलपमेंट पे असर होता है, प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन आती है, सोशल इंटरेक्शंस के साथ, लोगों के साथ मिलने जुलने में उससे प्रॉब्लम फील होता है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव पैटर्न्स होते हैं उसके बिहेवियर के, उसकी एक्टिविटीज़ की, यानी रेपिटेटिव काम करता है, लगातार एक ही चीज़ बार बार दोहराए जाना, किसी फिक्रे को, किसी काम को रेपिटेडली करते जाना, ये चीज़ उसके अंदर टेंडेंसी होती है। और फिर हम इसके अगर कॉजेज़ के बारे में बात करें तो इसकी जो फैमिली हिस्ट्री है उसके हवाले से बात करते हैं कि अगर कोई ऑटिज़म का यानी कि पेशेंट है फैमिली में, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि इसके चांसेस हो सकते हैं। फिर जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से ऐसा होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, बीइंग बोर्न टू ओल्डर पेरेंट्स, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर एजिंग फैक्टर है पेरेंट्स में तो वहाँ ऐसा होता है। और फिर ये कि लो बर्थ वेट अगर हो, यानी कि बच्चा अंडर वेट पैदा होता है, तो उसकी वजह से भी ब्रेन के ऊपर असरात होते हैं कि फुली वो डेवलप नहीं हुआ होता और ऐसा हो जाता है। फिर मेटाबॉलिक इम्बैलेंसमेंट की वजह से भी ऐसा होता है, और एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स या फिर इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से, कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स अगर इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, कुछ ऐसी यानी तापकारी शुआएँ कह लीजिए या कोई और इस किस्म के एजेंट्स हैं जिसकी वजह से असरअंदाज होती हैं ये चीज़ें हेल्थ के ऊपर,
या फिर हिस्ट्री ऑफ वायरल इन्फेक्शंस हो तब भी ऐसा हो सकता है। फैटल एक्सपोजर टू द मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा ली गई हों, स्पेशली लाइक थैलेडोमाइड एक होती है मेडिसिन, या फिर वेलपोरिक एसिड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ हो तो ऐसा हो जाता है। फिर ये कि टेस्ट्स कुछ होते हैं जिनके ज़रिए हमें पता चलता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पेशेंट जो है वो ऑटिज़म का शिकार है। तो 18 से 24 मंथ्स तक के बच्चों के लिए टेस्ट होते हैं स्क्रीनिंग के, जिससे पता चलता है। फिर एक एमचैट टेस्ट होता है, जिसे ये भी एक स्क्रीनिंग टूल होता है जिसके ज़रिए असेसमेंट होती है, और फिर बिहेवियर एवेलुएशन के ज़रिए पता चलता है। डीएनए टेस्ट के ज़रिए होता है, विजुअल और ऑडियो टेस्ट होते हैं, कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ के ज़रिए पता चलता है। तो हाउ टू ट्रीट, तो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है इसका जो है प्रॉपर, यानी जिसे कह जाए क्योर हो जाना वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसे एडिंग जो है फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जिसमें बिहेवियरल थेरेपी की जाती है, इसकी प्ले थेरेपी की जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जाती है, फिज़िकल थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी होती है। इस किस्म की डिफरेंट थेरेपीज़ के ज़रिए पेशेंट को क्योर करने की कोशिश की जाती है, और इसका बहुत ज़्यादा अच्छे हेल्दी एस्पेक्ट्स भी देखने में मिलते हैं। होम्योपैथिक में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है, और ये भी अगर अर्ली बेसिस पे कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने में आते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स हैं जो इसको क्योर करने के सिलसिले में अहम है, लेकिन याद रखिए कि ये एक मियाज़मेटिक डिजीज़ होती है। जब तक हम मियाज़्म को फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये क्योर नहीं होती हैं प्रॉपरली। और चलिए मैं आपको बताती जाती हूँ कि इसमें यह है कि कार्सिनोसिन, सिफ्लाइनम और मेडोराइनम को हम यूज़ करते हैं एज ए मियाज़मेटिकली, और समटाइम जो है ट्यूबरकुलरम को यूज़ किया जाता है। टेरेंटुला, हेलियम, एगारिकस, सैक्रम, एल्बस, नेटरम्योर, लाइकोपोडियम, ब्यूफो, पल्सा, हेलिबोरस। इसके अलावा सेट्रामोनियम है, लाइसिन है, थूजा, ब्राइटाकार्ब, ये सब मेडिकेशंस हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसन है जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम यूज़ करवाते हैं, और पेशेंट जो है वो क्योर की तरफ चल पड़ता है। और नहीं तो बहुत यानी 50% तो क्योर कर जाता है पेशेंट, और ये काफ़ी अच्छी रेशियो होती है। सम टाइम जो है ये 80% भी क्योर कर जाते हैं पेशेंट, लेकिन इतना स्टेमिना ना तो पेरेंट्स में होता है कि वो इतना लंबा इलाज करवा सकें, और इस वजह से जो है वो ट्रीटमेंट पूरा ना होने की वजह से क्योर का जो रेशियो है वो कुछ कम नज़र आती है। लेकिन ये कि जो लोग प्रॉपरली इसको टाइम देते हैं तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो क्योर कर जाते हैं। आज जिस टॉपिक पे बात की ये बहुत ज़्यादा ट्रेजेडिक किस्म का मतलब टॉपिक है, कि जिस पे अगर किसी के बच्चे इस किस्म की प्रॉब्लम का शिकार हैं तो वो जो माँ बाप हैं वो भी स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। तो दुआ गो हैं कि ऐसा सामना ना करना पड़े, और अल्लाह ताला सबको हेल्दी चाइल्ड दे, हेल्दी बच्चे अता करे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। आप इजाज़त दीजिए अपनी डॉक्टर हुमा चिश्ती को। अल्लाह हाफिज़।